This meeting is being recorded. हे दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इकोनॉमिक्स के। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोगों की मुझे रिक्वेस्ट आ रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे कि सर आप इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स पर भी एक वीडियो बनाइएगा। अकाउंट्स के तो आप सब लोग आपके मैं कमेंट्स पढ़ते रहता हूँ, आप सबको बहुत पसंद आ रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि सर हम इकोनॉमिक्स भी इसमें सीखना चाहते हैं आपसे। तो आ गया हूँ मैं दोस्तों लेकर इकोनॉमिक्स के कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आप सबके लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स क्या है ना ये समझते हैं हम, है ना दोस्तों? इकोनॉमिक्स क्या है इसको अगर हम समझ लेंगे तो आगे हमें और आसानी होगी दोस्तों। चलिए देखते हैं। देखिए कुछ फंडामेंटल्स इकोनॉमिक्स है जिन्हें जानना बहुत जरूरी है ना? व्हेन वांट्स एक्सीड द रिसोर्सेज अवेलेबल टू सेटिस्फाई देम देयर इज स्कैर्सिटी। देखो दोस्तों कैसे है ना, हम सबकी कोई ना कोई इच्छा जरूर होती है ना, हर कोई अपनी अपनी इच्छाएं लेकर चलता है, इच्छा लेकर घूमता रहता है ना। किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को बंगला चाहिए, किसी को अच्छे मार्क्स चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को कुछ और चाहिए। लेकिन हमेशा एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, आपकी जो वांट्स हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, दे एक्सीड द रिसोर्सेज अवेलेबल टू सेटिस्फाई देम। तो मतलब आपकी इच्छा इतनी बड़ी होगी लेकिन आपके रिसोर्सेज हमेशा उससे कम ही रहेंगे। आप जब बोलते हो ना मुझे बंगला चाहिए, तो आपके पास बंगला खरीदने के तुरंत पैसे नहीं होंगे। आपके पास अगर छोटी गाड़ी है तो आप कहोगे नहीं मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए। तो यानी आपके रिसोर्सेज आपकी इच्छाओं को पूरे करने के लिए कभी भी पर्याप्त नहीं होते हैं। और क्योंकि आपके व्हेनेवर योर रिसोर्सेज आर नॉट सफिशिएंट इनफ टू फुलफिल योर वांट्स, उसे कहते हैं स्कैर्सिटी। फिर क्या होती है, कमतरता आती है ना, कमी हो जाती है चीजों की। किस चीज की? रिसोर्सेज। सो व्हेन वांट्स एक्सीड रिसोर्सेज, जब भी आपकी वांट्स आपके रिसोर्सेज से ज्यादा हो तो तैयार होती है स्कैर्सिटी। उसे कहते हैं दोस्तों स्कैर्सिटी निर्माण होना। स्कैर्सिटी यानी कमी निर्माण होना, अभाव निर्माण होना। फेस्ड विद स्कैर्सिटी पीपल मस्ट मेक चॉइसेस। अब देखिए बिल्कुल सही है, आपके पास अगर स्कैर्सिटी, अगर आपके पास इनफ रिसोर्सेस नहीं है, इनफ लगने वाला पैसा या समय नहीं है, तो आपको चॉइस करना पड़ता है। एक सिंपल सी बात है, कल एग्जाम है, आपके दोस्त कह रहे हैं कि चल यार मूवी चलते हैं, तो या तो आप मूवी देखने जाओगे या कल के एग्जाम की तैयारी करोगे। अगर आपके पास, क्योंकि समय तो सीमित है ना, समय तो लिमिटेड है। अगर आप मूवी देखने जाओगे तो एग्जाम की तैयारी छूट जाएगी, अगर आप तैयारी करने बैठोगे तो तो आपकी मूवी छूट जाएगी दोस्तों। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ता है, यू नीड टू मेक चॉइसेस। आपको चुनाव करना पड़ता है, या तो मूवी चूज करो या फिर पढ़ाई चूज करो। आपके पास 100 रुपए है, मान लीजिए, एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ। आपके पास 100 रुपए है, आपने घर वालों से 100 रुपए लिए थे कि आज मुझे ना एक कॉपी खरीदनी है, एक नोटबुक खरीदनी है, रजिस्टर खरीदना है मेरी पढ़ाई के लिए, ठीक है? तो आपने 100 रुपए घर वालों से ले लिए, और जैसे ही आप अपनी कॉलेज की तरफ जा रहे हो, स्कूल की तरफ जा रहे हो, तो आपको मैसेज आ जाता है ना, फेसबुक आजकल पॉपअप दे देता है कि भाई आपके इस फ्रेंड का बर्थडे है। अब भाई दोस्त भी तो ज़रूरी है ना? तो दोस्त को खुश करना है, ये भी ज़रूरी है। तो क्या करें? आप आपके दिमाग में तुरंत आता है, यार मेरे पास तो 100 रुपए पड़े हुए हैं। क्यों ना मैं इसकी एक कैडबरी खरीद लूँ अच्छे से ना, कोई डेयरी मिल्क, सिल्क, बबली, कौन-सी जो भी आती है। आप चाहते हो कि आप वो कैडबरी खरीद लें। लेकिन उस तुरंत आपको दूसरी चीज़ भी याद आती है दोस्तों कि अरे यार! मैंने ये पैसे तो कॉपी खरीदने के लिए लिए थे घर वालों से। तो अब क्या करें? आपके पास 2 2 ऑप्शंस हैं, या तो कैडबरी खरीदो, दोस्त को खुश करो, या कॉपी खरीदो और घर वालों को बताओ कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आपने जो पैसे दिए थे, उन पैसों से मैंने ये कॉपी खरीदी है। अब इन दोनों में से आपको कोई एक चुनाव करना पड़ेगा। क्या चुनाव करोगे दोस्तों? तो जो भी आपको उस समय सही लगता है, वो चुनाव आप करते हो। तो जब भी आपके पास स्कैर्सिटी होती है, क्योंकि आपकी कॉपी आती है 60 रुपए की और डेयरी मिल्क आती है मान लो 80 रुपए की, जो आप लेना चाहते हो, तो कौन-सी, लेकिन है तो 100 ही रुपए। तो दोनों चीज़ें कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती, इसीलिए एक ही चीज़ हो पाएगी, कौन-सी? तो पीपल मस्ट मेक चॉइसेस। सो व्हेनेवर पीपल फेस विथ स्कैर्सिटी, दे हैव टू मेक चॉइसेस। जब भी आपको स्कैर्सिटी दिखती है, महसूस होती है, तो आपको चॉइस करना पड़ता है। और किस तरह का चॉइस करते हो आप दोस्तों? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द चॉइसेस पीपल मेक टू कोप विद स्कैर्सिटी। तो दोस्तों इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी, ये वो पढ़ाई है, ये वो अभ्यास है कि जिसमें लोग किस तरह से चॉइस करते हैं अपनी स्कैर्सिटी से
सामना करने के लिए उसे कहते हैं इकोनॉमिक्स। सो इट इज द स्टडी ऑफ द चॉइसेस दैट पीपल मेक टू कोप अप विथ स्केर्सिटी, इसे कहते हैं इकोनॉमिक्स दोस्तों। ये होता है आपका इकोनॉमिक्स। चूजिंग मोर ऑफ वन थिंग मीन्स हैविंग लेस ऑफ समथिंग। वेरी ऑब्वियस, अगर आप चॉकलेट चूज करते हो तो कॉपी कम रहेगी आपके पास, अगर आप कॉपी चूज करते हो तो चॉकलेट नहीं ले पाओगे। तो यानी कोई एक चीज अगर आपने ज्यादा खरीदी तो दूसरे का अभाव होने ही वाला है, दूसरे की कमी होने वाली है, और इसीलिए हमें देखनी पड़ती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एनी एक्शन इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन। तो यानी अगर आप मान लीजिए अगर आप कॉपी खरीदते हो और पढ़ाई करने का सुख अगर आप प्राप्त करना चाहते हो, तो इसके एवज में, इसके बदले में आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? तो इसके बदले में अपने दोस्त को कैडबरी देकर उसके चेहरे पर की स्माइल देखना आपको मिस करना होगा। तो यानी कोई एक चीज प्राप्त करने के लिए जब आपको दूसरी चीज मिस करनी पड़ती है, तो वो जो दूसरी चीज है जो आप मिस कर देते हो, उसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सिंपल सब पहले वाला एग्जांपल देखेंगे। आपको अगर पढ़ाई करनी है तो मूवी देखने का आनंद, अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने का प्लेजर जो है, दैट यू विल हैव टू फॉरगो। लेकिन अगर आप मूवी चूज करते हो और वो मूवी देखने का आनंद उठाना चाहते हो, तो पढ़ाई अच्छी करके एग्जाम में अच्छा पेपर लिखने का सुख जो है वो आप मिस कर जाओगे दोस्तों। यानी दोनों दे आर अल्टरनेटिव्स फॉर ईच अदर। तो अगर आप एक करोगे तो दूसरा क्या नहीं कर पाओगे, उस दूसरी चीज को कहते हैं दोस्तों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब चलते हैं, देखो देखिए कैसे ना, इकोनॉमिक्स के मोटे तौर पर दो दो प्रकार आते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स ब्रॉडली, है ना। फर्स्ट ऑफ देम इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। एज एज द नेम सजेस्ट, आप भी समझ सकते हो कि भाई नेम से हमें क्या पता चल रहा है कि माइक्रो का मतलब होता है छोटी छोटी, है ना, छोटी। माइक्रो इज स्मॉल। तो जब हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द डिसीजंस ऑफ पीपल एंड बिजनेसेस एंड द इंटरेक्शन ऑफ दोज डिसीजंस इन मार्केट। अब आप इसे समझिए, जब हम कहते हैं माइक्रो यानी छोटे स्तर पर, छोटे स्तर पर जब हम कहते हैं तो या तो ये इंडिविजुअल से रिलेटेड, इंडिविजुअल यानी यू एंड मी, पीपल लाइक अस, है ना, आप जैसे मेरे जैसे लोगों से जब हम अपने लिए चुनाव करते हैं, जैसे नोटबुक ले या कैडबरी चॉकलेट ले ले, तो ये जो चुनाव है ना, ये इंडिविजुअल का है। या कोई बिजनेस जब चूज करता है, कोई अगर बिजनेस कहता है कि भाई मेरे पास 10 करोड़ पड़े हैं, लेकिन क्या मैं इससे नई मशीनरी खरीद करके अपना प्रोडक्शन बढ़ाऊं, या फिर मैं इसे मार्केटिंग बजट में डालूं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरे प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करूं, मेरा प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाऊं। नाउ दिस इज अ बिजनेस डिसीजन। जब एक इंडिविजुअल बिजनेस ये डिसीजन लेता है या जब एक इंडिविजुअल व्यक्ति ये डिसीजन लेता है, तो दोनों ही केसेस में इस तरह के प्रॉब्लम को कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और ये आता है आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट आता है दोस्तों, है ना। देखिए, द गोल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज टू एक्सप्लेन द प्राइसेस एंड क्वांटिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स गुड्स एंड सर्विसेज। यानी इसका इसका उद्देश्य क्या है कि हर प्रोडक्ट की प्राइस और उसकी क्वांटिटी, अगर इतनी क्वांटिटी बिक रही है तो क्यों बिक रही है, अगर इसका ये दाम है तो क्यों ये दाम है, ये सब समझने के अभ्यास को कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। और ये किससे रिलेटेड है? मैंने आपको कहा इंडिविजुअल से रिलेटेड है, पीपल, डिसीजंस ऑफ पीपल एंड द डिसीजंस ऑफ बिजनेसेस। तो यानी इंडिविजुअल बिजनेस या इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग या फैमिली, इनसे रिलेटेड जो भी डिसीजन मेकिंग होता है, उसे वो आता है आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आता है दोस्तों। अब देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स दोस्तों? जैसे माइक्रो हो गया छोटा, तो मैक्रो हो गया बड़ा। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आएगा आपका? मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा द स्टडी ऑफ द नेशनल इकोनॉमी एंड द ग्लोबल इकोनॉमी एंड द वे दैट इकोनॉमी एग्रीगेट्स, ग्रो एंड फ्लक्चुएट्स। देखिए दोस्तों, थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा डेफिनेशन, लेकिन समझ जाओगे तो बहुत आसान है। देखिए क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है, ये होता है आपके नेशन की इकोनॉमी, ग्लोब की यानी आपके पूरे देश की इकोनॉमी हो गई, या पूरे विश्व की इकोनॉमी हो गई, या जैसे आपके कॉन्टिनेंट की इकोनॉमी हो गई। मान लीजिए चाइना की इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी, नेपाल की इकोनॉमी, है ना, ये क्या है? ये नेशनल इकोनॉमी है। जब हम कहेंगे एशिया की इकोनॉमी या पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी, तो वो भी आपकी होती है मैक्रो इकोनॉमी। या आप कह लीजिए किसी स्टेट की इकोनॉमी हुई, है ना। मान लीजिए गुजरात की इकोनॉमी, मान लीजिए उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी, मान लीजिए बिहार की इकोनॉमी, मान लीजिए तमिलनाडु की इकोनॉमी। तो हर एक केस में ये जो है, जब आप
पूरे समूह की इकोनॉमी का आप सोचते हो तो उसे कहते हैं मैक्रो इकोनॉमी। बिल्कुल सही दोस्तों। अच्छा, अब इस केस में है कि आपकी ये जो इकोनॉमी है ना, ये टोटल होती है, ये समेशन होती है, इसीलिए इसलिए उसे कहते हैं एग्रीगेट्स। ये ग्रो भी होते रहती है और हाँ, ये फ्लक्चुएट भी होने वाली है, ऊपर नीचे भी होते रहती है दोस्तों, है ना। मैक्रो इकोनॉमी इस तरह से होती है। आगे चलते हैं। The goal of macroeconomics is to explain average prices and the total employment, income and production. जैसे हमने देखा माइक्रो इकोनॉमी में आप क्या एक्सप्लेन कर रहे हो, कितनी क्वांटिटी बिक रही है, खरीदी जा रही है, किस प्राइस पर बिक रही है, किस प्राइस पर खरीदी जा रही है, ये होता है आपका माइक्रो इकोनॉमी। लेकिन मैक्रो इकोनॉमी में होता है कि भाई एवरेज प्राइसेस कैसे चल रही है, इन्फ्लेशन कैसा है, महंगाई कैसी है, उसके साथ में भाई रोजगार कितना है, एम्प्लॉयमेंट कितनी है, ओवरऑल प्रोडक्शन, देश का इनकम कितना आ रहा है, देश का खर्चा कितना हो रहा है, ये सब जो चीजें है ना, ये आती है आपकी मैक्रो इकोनॉमी के अंडर आती है दोस्तों। अच्छा, अब ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो इकोनॉमिक्स में बहुत बार पढ़ी जाती है, इसे कहते हैं इकोनॉमिक एफिशिएंसी। अच्छा, एफिशिएंसी का मतलब है कि भाई आप कम से कम लागत में कम से कम खर्चा करके ज्यादा से ज्यादा आउटपुट कैसे निकाल सकते हो, उसे कहते हैं एफिशिएंसी। जब हम कहते हैं इकोनॉमिक एफिशिएंसी, तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी का मतलब है प्रोडक्शन कॉस्ट। ऐसी स्थिति इकोनॉमिक एफिशिएंसी, या आप कह सकते हो कि कोई इकोनॉमी अगर एफिशिएंट है, तो एफिशिएंट का मतलब है कि किसी भी इकोनॉमी में अगर प्रोडक्शन कॉस्ट है एज लो एज पॉसिबल, सी प्रोडक्शन कॉस्ट आर एज लो एज पॉसिबल, तो यानी खर्चे जो है ना वो सबसे कम से कम हो रहे हैं, बिल्कुल कम से कम खर्चे चल रहे हैं, एंड कंज्यूमर्स आर सेटिस्फाइड एज पॉसिबल, एज सेटिस्फाइड, जितने ज्यादा वो समाधानी सुखी हो सकते हैं ना, उतने सब है कि अच्छे प्रोडक्ट मिल रहे हैं हमको, कम दाम में मिल रहे हैं, इसलिए कंज्यूमर भी बहुत खुश है दोस्तों with the combination of goods and services that is being produced। तो यानी जो गुड्स मिल रही है, जो सर्विसेज हमको मिल रही है, सस्ते से सस्ते दाम में मिल रही है और अच्छे से अच्छी क्वालिटी की मिल रही है, अगर ये सब चीजें हो जाए ना, तो उस इकोनॉमी को कहते हैं एफिशिएंट इकोनॉमी। वैसे दोस्तों आपको एक बता दूं, इकोनॉमिक एफिशिएंसी ये एक हाइपोथेटिकल, यानी ये एक संकल्पना है जो शायद ही बहुत रेयरली अस्तित्व में आ सकती, पर ना मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये देखोगे कि कंज्यूमर जो है ना वो हमेशा असंतुष्ट रहेगा, वो हमेशा कहेगा कि चीजें तो महंगी है, मुझे चाहिए वो क्वालिटी नहीं मिल रही है, मुझे जो गुड्स चाहिए वैसे नहीं मिल रहे हैं, जो सर्विसेज चाहिए वो नहीं प्राप्त हो रहे हैं। तो ये एक, इसे कहते हैं ना कि ये एक एजम्पशन के तौर पर इसे हम देख सकते हैं, इकोनॉमिक एफिशिएंसी। अगला टर्म है इकोनॉमिक ग्रोथ। तो क्या होती है इकोनॉमिक की ग्रोथ होना, मतलब क्या होता है, जब कोई इकोनॉमी बढ़ते रहती है, देखिए द इंक्रीज इन इनकम्स एंड प्रोडक्शन पर पर्सन, प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम बढ़ते रहे, यानी हर व्यक्ति की आय जो है, ऑन एन एवरेज इनकम जो है वो कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली बढ़ते रहे, उसी के साथ में प्रोडक्शन पर पर्सन भी बढ़ते रहे, यानी जो प्रोडक्शन हर व्यक्ति करता है वो प्रोडक्शन भी दिन ब दिन बढ़ते रहे, तो उसे हम कहेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ। इट रिजल्ट्स, अब ये कैसे होती है, कैसे हो सकती है किसी इकोनॉमी की ग्रोथ, कैसे हो सकती है, इट रिजल्ट्स फ्रॉम द ऑनगोइंग एडवांस ऑफ टेक्नोलॉजी, या तो ये तो टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से हो सकती है, द एक्यूमुलेशन ऑफ एवर लार्जर क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्टिव इक्विपमेंट एंड एवर राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन। दोस्तों तीन चीज है, एक तो आपकी टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी उतना आपका अच्छा प्रोडक्शन होगा, उतना फास्ट आपका प्रोडक्शन होगा, उतनी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन होगा, और फिर आपकी इकोनॉमी फिर उसके साथ में ग्रो करते रहेगी। दूसरी आपकी चीज आती है एक्यूमुलेशन ऑफ एवर लार्जर क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्टिव इक्विपमेंट। प्रोडक्टिव इक्विपमेंट यानी आपके पास मशीनरी है, आपके पास फैक्ट्रीज है, आपके पास अच्छे लोग हैं, ये जो प्रोडक्टिव लोग हैं, प्रोडक्टिव रिसोर्सेस हैं, ये हमेशा आपके पास आते रहते हैं, अच्छे वाले रिसोर्सेस, और वो बढ़ते रहते हैं, उसे हम कहेंगे, क्योंकि वो आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ में आपको सहायता करेंगे। और तीसरी चीज है एवर राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके देश में आपको अच्छे क्वालिटी का एजुकेशन, अच्छे स्तर का एजुकेशन, शिक्षा आपको प्राप्त हो रही है, कि जिस शिक्षा का इस्तेमाल करके आप अच्छा प्रोडक्शन कर पाओ, खुद का विकास कर पाओ, और खुद के विकास के साथ में आप देश का भी विकास कर सको, तो ऐसी इकोनॉमी को कहते हैं ग्रोथ इकोनॉमी, है ना। तो और इन स्थितियों को कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ होना। अच्छा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब क्या है, स्टेबिलिटी का मतलब स्टैग्नेंट हो जाना, स्टेबिलिटी मतलब इकोनॉमी रुक जाना, ऐसे नहीं होता है दोस्तों। जब हम कहते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, तो इसका मतलब है एब्सेंस ऑफ वाइड फ्लक्चुएशंस इन इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड एवरेज प्राइसेस, यानी
बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी, बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी ना होना, बहुत ऊपर नीचे हो रही है इकोनॉमी, इस ऐसी चीज़ ना होना। लेकिन ये कह रहे हैं कि एब्सेंस इन फ्लक्चुएशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। तो पहले तो ये समझिए, ग्रोथ रेट यानी जिस रेट से आपकी इकोनॉमी ग्रो होती है ना, वो रेट है। तो ये रेट बहुत ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि रेट ज़ीरो हो जाए। इसका मतलब मान लो आपकी इकोनॉमी अगर 6% से ग्रो हो रही है, तो कंटिन्यूअसली, कंसिस्टेंटली हर साल 6% से ही इकोनॉमी ग्रो होती रहे, उसे कहेंगे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। कभी 6 हो रही है, कभी 10 हो रही है, कभी 2 हो रही है, इस इतने फ्लक्चुएशंस एक्सपेक्टेड नहीं है। अच्छा, सिर्फ इकोनॉमी ग्रो होना नहीं है, उसके साथ में लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी, रोजगार के अवसर, रोजगार की संधियां भी आपके देश में एक स्टैग्नेंट रेट से बढ़ते जा रही है, कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रही है स्टेबल रेट से। और उसी के साथ में कीमतें जो है ना, प्रोडक्ट्स की जो कीमतें होती है, वो कीमतें भी धीरे 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 बढ़ रही है दोस्तों। ऐसे नहीं कि सेम प्राइस पिछले 10 साल से है। इन्फ्लेशन जरूरी है, दाम बढ़ना जरूरी है, लेकिन वो एक स्टेबल रेट से, कांस्टेंट रेट से, हर साल 2% से बढ़ रहा है, 3% से बढ़ रहा है, 5, ये ठीक है। लेकिन कभी 20% से बढ़ गया, कभी 4% से गिर गया, फिर 20% से बढ़ा 30, ये फ्लक्चुएशन है ना, ये नहीं होने चाहिए। उस ऐसी स्थिति को कहते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अच्छा, अब इकोनॉमी में अगर हम देखेंगे, इकोनॉमी है क्या? हमने देख लिया इकोनॉमिक्स क्या है, हमने देख लिया मैक्रो, माइक्रो और बाकी चीजें देख ली। तो एक इकोनॉमी किसे कहते हैं? इकोनॉमी दोस्तों, जैसे ना इंडिया एक इकोनॉमी है, भारत एक इकोनॉमी है, जैसे मैंने कहा नेपाल एक इकोनॉमी है, चाइना एक इकोनॉमी है, पाकिस्तान एक इकोनॉमी है। तो इस तरह से हर देश एक इकोनॉमी होता है दोस्तों। तो मतलब क्या है? इकोनॉमी इज अ मैकेनिज्म। इकोनॉमी क्या है दोस्तों? ये एक मैकेनिज्म है दैट एलोकेट्स स्केर्स रिसोर्सेज अमॉन्ग अल्टरनेटिव यूजेस। ये क्या है? ये एक सिस्टम है, एक मैकेनिज्म यानी एक सिस्टम है, एक प्रणाली है कि जो स्केर्स रिसोर्सेज जो है ना, जो रिसोर्सेज लिमिटेड अवेलेबल है, हमने देखा कि हर रिसोर्स लिमिटेड ही होता है, तो उसको अलग अलग ऑप्शंस में बांटने का काम, एलोकेशन करने का काम कौन करता है दोस्तों? तो ये करती है आपकी इकोनॉमी। दिस मैकेनिज्म अचीव्स 5 थिंग्स। इससे हमें क्या पता चलता है? इकोनॉमी क्या करती है? पहला तो व्हाट व्हाट आर द रिसोर्सेज दैट आर टू बी एलोकेटेड। वो कौन से रिसोर्सेज है दोस्तों कि जो आप एलोकेट करना चाहते हो, है ना? दूसरी चीज है हाउ, आप इन रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट कर सकते हो, कैसे इनको एलोकेट करना चाहिए। इस सवाल का जवाब भी आपको इकोनॉमी देते। व्हेन, इन रिसोर्सेज को, जो भी आपकी जमीन है, लोग है, या जो भी है, इनको आप कैसे एलोकेट करना चाहते हो, कब एलोकेट करना चाहते हो, वेर, कहां कहां पर इनको एलोकेट करना चाहते हो, और किसे, टू हुम, किसे एलोकेट करना चाहते हो। तो इन सवालों के जवाब देने वाली होती है आपकी इकोनॉमी। अच्छा, इसमें आपके आते हैं डिसीजन मेकर्स। लेकिन दोस्तों, डिसीजन मेकर्स और इसका जो सेकंड पार्ट है ना, मैं इसके लिए आपको एक दूसरा वीडियो बना के दे दूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा ना, तो आप भी बोर हो जाओगे। तो इसे दो पार्ट्स में देखते हैं। पहला वीडियो हम यहीं पे कट करते हैं, लेकिन इसके बाद में मैं आपको दूसरा वीडियो भी डालने वाला हूं दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि तुरंत जैसे मैं डालूं, आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों। और आपके एडिशनल और भी कोई क्वेरीज है तो उनको जरूर कमेंट में बताइएगा मुझे दोस्तों। चलिए, धन्यवाद। Thank you.